हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था न्यू चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसमें हमने क्या देखा था कि बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं। वो सर्विसेज जो हेल्प करती हैं बिजनेस को स्मूथली रन करने में, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ऑल दीज आर business services which help business to run efficiently and smoothly. Today in this video, we will talk about banking. As we all know, finance is the blood of business. अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, इंडस्ट्री सेट करनी है तो पैसा तो लगेगा, है ना। चलिए देखते हैं कि बैंकिंग का क्या रोल है बिजनेस में। बैंकिंग है क्या। फर्स्ट सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, ये एक बिजनेसमैन है। कौन है ये? बिजनेसमैन है जिनकी XYZ कंपनी है। इन्होंने अर्न करे 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ इन्होंने अर्न करे। तो क्या आप ये 2 करोड़ अपने पास रख ले? नहीं। इनकी जो ये XYZ कंपनी है, इस कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनको सैलरी एंड वेजेस पे तो देनी है, प्लस रॉ मटेरियल खरीदना है, मशीनरी रिपेयर करवानी होती है, बिल्ड आपकी जो कंपनी है उसमें AC चलते हैं, लाइट्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है। इन शॉर्ट 2 करोड़ में से ये सारा जो खर्चा है इन भाई साहब ने जब निकाला तो 1 करोड़ मान लो निकल गया। अब जो रिमेनिंग 1 करोड़ है, सुनो, 2 करोड़ इसने अर्न करा था, जिसमें से सैलरी, वेजेस, रॉ मटेरियल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारा खर्चा निकालने के बाद इस 2 करोड़ में से इसके पास 1 करोड़ बचा। ये क्या है? सरप्लस फंड, एक्स्ट्रा मनी इसके पास बची। अब इस एक्स्ट्रा मनी को क्या ये घर पे रख ले? पहली बात तो अगर ये घर पे रखेगा तो वो सेव नहीं है। दूसरा, घर पर रखेगा तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा, वो बढ़ेगा तो नहीं। तो इसने क्या करा, ये 1 करोड़ कहाँ इसने डिपॉजिट करवाया? बैंक में। तो या सरप्लस फंड जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं? बैंक में। बैंक में डिपॉजिट करवाने का क्या फायदा हुआ? एक तो इसका पैसा सेव, दूसरा बैंक इंटरेस्ट भी तो देगी। ठीक है। एक सिनेरियो वो है कि बैंक क्या करता है, आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। सेकंड सिनेरियो में ये एक पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको फंड चाहिए। फंड कहाँ से लेगा ये? बैंक में। बैंक में जाके ये क्या करेगा? लोन लेगा। तो बैंक क्या करती हैं? हमें लोन भी देती हैं। तो बैंक क्या है? कहते हैं बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो आपकी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो क्या बैंक बस आपके डिपॉजिट, आपके पैसे संभाल के रखने के लिए और आपको लोन देने के लिए ही बैठी है? क्या वो खुद कुछ नहीं कमाएगी? बिल्कुल कमाएगी। लेकिन कैसे? बैंक को अर्निंग कैसे होती है? अब देखना, ये 2 पर्सन्स हैं, राइट। इसने बैंक को डिपॉजिट करवाए थे 1 करोड़, इसने बैंक को डिपॉजिट करवाए। तो बैंक ने सपोज करो इसको इंटरेस्ट दिया 3%। कितना इंटरेस्ट दिया? 3%। इसको बैंक ने लोन दिया है। बैंक जब लोन देती है जिसको, तो वो उस पर्सन से इंटरेस्ट लेती है। इससे बैंक ने इंटरेस्ट लिया 8%। बैंक पता क्या करती है? जिस पर्सन को वो लोन देती है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। जो उसको डिपॉजिट करवाता है, जिसको बैंक को देना पड़ता है इंटरेस्ट, उसको वो कम देती है। यहाँ पे 8% दिया, ठीक है। यहाँ से इसने 8% बैंक ने लोन ले लिया, ठीक है। इस पर्सन को बैंक ने 3% दिया। बैंक के हाथ में 8% आया था, जिसमें से 3% बैंक ने उसको दे दिया जिसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया था। अब 8 में से जब मैं 3 माइनस कर रही हूँ तो जो ये 5% बचा, ये 5% किसकी इनकम हुई? बैंक की इनकम हुई। ये बैंक ने अर्न करा। क्लियर है? तो नेक्स्ट बात करते हैं अब। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि बैंक क्या एक इंस्टीट्यूशन है जो हमारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, हमें लोन प्रोवाइड करता है। जिसको वो लोन देता है उससे वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, लेकिन जिसके पैसे वो डिपॉजिट करता है उसको वो लोन कम देता है। सॉरी, उसको वो इंटरेस्ट खुद कम देता है, बैंक लेता है, बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? वो बैंक की अर्निंग होती है। ये तो है बैंक। लेकिन बैंक भी आगे कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं।
कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ बैंक। बात करते हैं पहले कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक इज गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये मत भूलना, इसको एग्जाम में जरूर लिख कर आना। अब ये है कि कमर्शियल बैंक है क्या। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लोगों को कहते हैं कि मेरा इस बैंक में खाता खुला है जी, मैंने इस बैंक से लोन लिया है जी। ये जो हम नॉर्मली सुनते हो ना, इस बैंक में मेरा खाता है, इस बैंक से मैंने लोन लिया, वो कमर्शियल बैंक्स ही है। क्लियर है? कमर्शियल बैंक किससे डील करती है? मनी से, सभी मनी से डील करते हैं। कमर्शियल बैंक मतलब क्या है? इसके अकॉर्डिंगली कहते हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली बैंक की जो डेफिनेशन है ना, वही मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी समझा दी है। क्लियर है? कमर्शियल बैंक्स जो है कहते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक सेक्टर पब्लिक बैंक और एक होते हैं प्राइवेट बैंक। नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको। पब्लिक बैंक मतलब कौन गवर्न करता होगा, उसको कौन कंट्रोल करता होगा? गवर्नमेंट। पब्लिक बैंक को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। प्राइवेट बैंक को कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नो डाउट जो पब्लिक बैंक अगर उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो वहां पर सोशल मोटिव ज़्यादा होता है, प्रॉफिट नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पब्लिक बैंक की बात करूं, आपने पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सुना होगा। दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक बैंक। HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक सुनता है, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट की प्रोविजंस जो है वो कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लागू होती हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में टॉपिक पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वही चीज इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो। जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग क्लियर है वो तो इसको इजीली समझ सकता है, लेकिन जिसने वो टॉपिक नहीं देखा उस वीडियो को भी जरूर देखें। बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या है? कहते हैं ये क्या करते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं ना, उन अपने मेंबर्स को क्या है, ये इजी टर्म्स में लोन देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ता है इनको, तो मतलब चीपेस्ट लोन देने के लिए ये बैंक है जो अपने मेंबर्स को चीपेस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड बैंक। ये स्पेशलाइज्ड मतलब क्या? ये किसी एक स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए बैंक बनाए जाते होंगे। फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक किसके लिए होते हैं? जहाँ पे हम फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक किसके लिए होंगे? इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के लिए बैंक होते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, वहाँ जाकर मैं कहूँ कि मैं एक आम लड़की जाकर कहूँ कि मैं अपना खाता खुलवाना चाहती हूँ, तो नहीं ऐसे खुलवा सकती। वो उसी के लिए बैंक बना है, वो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए ही बना है। जैसे कुछ रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो होते हैं, आपको पता चल गया ना कमर्शियल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। हर एक कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है। हमारे कंट्री में क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। ये जो भी पॉलिसीज होती हैं सब कौन फ्रेम करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्रेडिट जो भी इंटरेस्ट रेट्स है, ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक करता है। तो आपको टाइप्स भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में सबसे पहले फंक्शन क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये तो हमने देख ही लिया कि जो बैंक क्या होता है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन डिपॉजिट्स के भी अलग अलग वैरायटीज हैं, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं, FD। तो ये ना एक पर्सन है, ठीक है, इनकी जो डॉटर है ना, जो बेटी है, उसके ना +2 में 95% मार्क्स आए हैं। से कंग्रेचुलेशंस टू हर। एनीवे जॉक्स अपार्ट, इनके बेटी के ना 95% मार्क्स आए हैं। इन्होंने ये सोच रहे हैं कि ये BB, ये ना कॉमर्स की है वो भी, ठीक है,
तो कहते हैं बीबीए जो लड़की की ग्रेजुएशन है वो तो कहते हैं मैं इंडिया की किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी में से करवाऊंगा, लेकिन कहते हैं एमबीए जो है ना वो मैं अपनी बेटी को अब्रॉड में करवाना चाहता हूँ। तो लेकिन अब सोच रहे हैं कि उसको अब्रॉड भेजने के लिए मैं क्यों ना पैसे अभी से जोड़ने शुरू कर दूं। एमबीए वो करे, एमबीए करेगी ना वो, अभी उसने +2 करी है, मतलब अभी 3 साल उसको ग्रेजुएशन में लगेंगे। वो कहते हैं क्यों ना इन 3 सालों में मैं अपनी बेटी के एमबीए करने के पैसे अभी से जोड़ लूँ। तो इन्होंने क्या करा, बैंक में गए, ये बैंक में गए, बैंक को इन्होंने क्या करा, लंप सम में, याद रखना मैं क्या टर्म यूज कर रही हूँ, लंप सम, लंप सम में इन्होंने मतलब इकट्ठा 50,000 लिया, बैंक को पकड़ाया कि ये लो 50,000 रुपए 3 साल बाद कहते मैं आपसे लेने आऊंगा पैसे, जब मेरे पैसे डबल होंगे। तो क्या है, कहते कि इनको 3 साल एक फिक्स्ड टर्म के लिए यहाँ पर इन्होंने फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए पैसे दिए लंप सम में इकट्ठा 50,000 उठा के दिया, लंप सम में पैसा दिया। तीसरा अब क्या है कि इन्होंने एफडी ओपन करवा ली ना, तो अब 3 साल से पहले ये पैसे निकलवा नहीं सकते, पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। फिक्स्ड डिपॉजिट में याद रखना, पहले तो लंप सम में अमाउंट दिया आपने, दूसरा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए आपने पैसे दिए, तीसरा क्या है कि आप उस पैसे को अब जितना टाइम पीरियड जो फिक्स है, जैसे 3 साल है, तो आप क्या है पहले पैसा विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। जरूरी नहीं 3 साल, आप 3 साल, 5 साल, 7 साल, जितना आप चाहते हो, ठीक है, जितना भी टाइम फिक्स कर दिया है, फिर उससे पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। अगर विड्रॉ करवाने हैं, इन केस कभी एफडी तुड़वानी पड़ जाती है, तो पहले बैंक को नोटिस हो कि ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिस वजह से हमें एफडी तुड़वानी पड़ रही है, अदरवाइज रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप फिर पहले पैसे विड्रॉ नहीं करवा सकते हो। अब क्योंकि बैंक कहती, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक पर्सन क्या करता है, डिपॉजिट करवाता है। आपको क्या लगता है बैंक लोन कैसे देती होगी? एक बंदा जो डिपॉजिट करवाता है ना, जैसे लोग डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक क्या करती है, उसी मनी को सर्कुलेट करती है, उसी पैसे को आगे दूसरों को लोन देती है, ठीक है। तो बैंक कहती इस बंदे ने मेरे को कितना पैसा दे दिया है, इसका डिपॉजिट 3 सालों के लिए इसके पैसे, तो कहती है मेरे पास में ही है। बैंक कहती, तो कहती ले पैसा तो हमारे हाथ में आ गया, बैंक कहती अब तो मैं बड़े मजे से लोन देती हूँ और लोगों को भी। अब बैंक इसके पैसा इसके पास, देखो इसका पैसा 3 साल के लिए आ गया, किसके हाथ में, बैंक के हाथ में आ गया। जब बैंक के हाथ में इसका पैसा आ गया है, तो मतलब अब बैंक लोन दे सकती है, क्योंकि डिपॉजिट हुआ पैसा ही तो बैंक सर्कुलेट करती है, आगे लोन देती है। तो बैंक कहती है इसके पैसा हमारे हाथ लंबे समय से आने के कारण हमारे तो मजे हो गए भाई, हम अब लोन देते हैं। तो लोन से क्या कर रही है, बैंक पैसा कमाती है, तभी तो बैंक पैसा कमाती है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है तो बैंक पैसा कमा रही है। बैंक कहती है जब हम इसकी वजह से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो चलो इसको भी खुश कर देते हैं, इसको भी हम ज़्यादा रेट इंटरेस्ट का देते हैं। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में, एफडी में आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स याद रखना है। एफडी में सबसे पहले तो लंप सम में पैसा दिया आपने, दूसरा आप फिक्स्ड टाइम के लिए देते हो, तीसरा आप उस टाइम पीरियड से मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा विड्रॉ नहीं करा सकते, चौथा भी मैंने क्या बताया कि यहाँ पर बैंक आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, बाकियों के कंपैरेटिवली फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्यों मिलता है? बैंक कहती है आपने हमें इतने लंबे समय के लिए इतना पैसा दे दिया, जिस वजह से हम लोन दे के कमा रहे हैं, अगर हम खुश है तो भाई तू भी खुश रह ले ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट की। अब आरडी की बात करते हैं, सेम एग्जांपल लेके चलेंगे। अब ये भी एक पर्सन है, इसका भी यही है, ये भी अपनी बेटी को अब्रॉड में एमबीए करवाना चाहता है, ये भी 3 साल इसका भी लेके चलो। लेकिन पता क्या हुआ, ये बंदा कहता बैंक मैं तेरे को इसकी तरह इकट्ठा 50,000 नहीं दे सकता रे, मैं नहीं दे सकता इकट्ठा। तो बैंक कहती कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में दे दो ना भाई, रो क्यों रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, ये पर्सन अब बैंक को इकट्ठा 50,000 नहीं पकड़ा कर आएगा, हर मंथ थोड़ा थोड़ा देगा, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देगा। लेकिन
ये भी मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा निकलवा नहीं पाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि ये जो है बैंक को धीरे धीरे करके पैसा दे रहा है, बैंक कहते हैं इकट्ठा पैसा नहीं ना दिया तूने मेरे को, धीरे धीरे दे रहा है, तो हम भी तेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दे। बैंक कहते हैं ये बंदे ने तो इकट्ठा पैसा मेरे हाथ में रखा, इसलिए इसको तो मैं भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। इसको कहते तूने मेरे को इकट्ठा नहीं दिया, धीरे धीरे करके दे रहा है तो मेरे को पैसा, इसलिए इससे तेरे को मैं कम इंटरेस्ट दूंगा। तो याद रखना, फिक्स्ड डिपॉजिट में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट और आरडी में, रेकरिंग डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट से कम इंटरेस्ट मिलता है आपको। क्लियर हुआ? और दोनों ही केसेस में क्या है, मैच्योरिटी डेट से पहले नहीं करा सकते विड्रॉ। अगर हम विड्रॉ करवाते हो, मान लो अगर करवाना पड़ जाए, तो फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। एफडी के केस में मान लो यहाँ पे 3 साल थी ना मैच्योरिटी डेट, लेकिन मान लो इसने 2 साल में अपनी एफडी तोड़वा दी किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, तो फिर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट क्या है, मान लो अब अच्छा रुको 1 मिनट, अब सेविंग अकाउंट समझते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या है, मान लो ये जो पर्सन है ये कहीं जॉब करता है, जो सैलरी लेते हैं ना लोग, उनके लिए ये सेविंग अकाउंट सही रहता है। ये क्या, ये सैलरी लेता है, कितनी लेता है 25,000, 25,000 इसकी सैलरी है। लेकिन 25,000 सारा तो नहीं, इसको घर का खर्च निकालना है, सारे खर्चे निकालने के बाद मान लो इसको महीने का 5,000 बच जाता है, तो इसने क्या करा, वो 5,000 सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, 5,000 सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। कभी मान लो 10 बच गया तो 10 डिपॉजिट करवाया, या जब निकालने का मन किया तो निकलवा लिया पैसा। ये होता है सेविंग अकाउंट। एक तरह से ये क्या है, अपने पैसे को सेव कर रहा है कि जितना खर्चे के बाद बच रहा है उसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एक लिमिट होती है। ये नहीं है कि इसका जब मुँह उठाया बैंक में चला गया पैसा पकड़ाने, जब मुँह उठाया पैसा निकलवा के ले आया, नहीं। रिस्ट्रिक्शन होती है, एक लिमिट होती है कि कितना पैसा विद इन अ मंथ विड्रॉ करवा सकते हो, डिपॉजिट करवा सकते हो। और बैंक क्या है, इसमें सेविंग अकाउंट में एफडी और रेकरिंग दोनों के कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम देता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा करंट अकाउंट। ये बात करी थी मैंने सैलरी वाले पर्सन की। अब ये पर्सन है, ये है बिजनेसमैन। ठीक है, करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन के लिए होता है। अब देखो बिजनेसमैन तो भाई दिन में 10, 20, 50 कितनी ट्रांजैक्शंस करता है। बैंक कहता है मैं तेरे को इंटरेस्ट दूँ तो दूँ कितना, बैंक कहता है छोड़, मैं तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं दूंगा। तो बैंक याद रखना, करंट अकाउंट में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता, बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। बैंक कहता है कि देखो भाई तू तो इतनी ट्रांजैक्शंस करता है, तेरा पैसा मैं सेव रख रहा हूँ, पर मैं तेरे को इंटरेस्ट नहीं दे रहा, मुझे माफ़ कर। वो कहता कोई बात नहीं, तू बस मेरा पैसा सेव रख ले, मेरे लिए बहुत है। तो ये क्या है, मान लो ये पर्सन है, ये इसका कस्टमर बना देते हैं और ये भी बना देते हैं एक पर्सन, इसका डीलर बना देते हैं। ठीक है जी। बैंक, एक बंदा क्या करता है, बिजनेसमैन कस्टमर से पैसा लेता है, बैंक में डिपॉजिट करवा देता है, फिर देखता है अब डीलर को पैसा देने की बारी आई, पैसा बैंक से निकालता है, इसको दे देता है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, ऐसे आई चलाई करता रहता है, एक तरफ पैसा आया बैंक में डाला, दूसरी तरफ देना पड़ गया, उठा के उसको दे दिया, ये काम करता है बिजनेसमैन। तो करंट अकाउंट क्या है, एक तरह से बिजनेसमैन की एक महफूज जगह है जहाँ पे उसने पैसा रखा हुआ है, लेकिन उसको इंटरेस्ट कोई नहीं मिलेगा, पैसा आ रहा है तो रख रहा है, देना पड़ रहा है तो निकाल के दे रहा है पैसा। क्लियर हुआ? तो ये थे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट बात करते हैं लैंडिंग ऑफ फंड्स। अब बैंक क्या है, हमको लोन भी देता है, लेकिन बैंक हमें क्रेडिट कैसे देता है, कैसे लोन देता है। फॉर एग्जांपल कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट कैसे, अब मैं गई बैंक में, मुझे कैश चाहिए, मैं बैंक वालों की रिश्तेदार हूँ, वैसे तो वो रिश्तेदार को भी ऐसे नहीं देते होंगे तो क्या बैंक में को ऐसे ही मैं कहूँगी सुनो मुझे 2 लाख चाहिए, मेरे हाथ में रखो, नहीं रे नहीं। बैंक कहेगा कुछ सिक्योरिटी रखो, कुछ तो सिक्योरिटी रखो, अगर तुम कल को पैसा नहीं देने आई तो हम तुम्हारी सिक्योरिटी से ही अपना काम सार लें। तो कैश क्रेडिट में क्या है कि आप अपने शेयर्स या स्टॉक क्या है, आप कुछ नहीं, अपनी एसेट सिक्योरिटी बैंक के पास रखो और बैंक से कैश ले आओ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल
ओवरड्राफ्ट देखते हैं अब। ये जो पर्सन है ना, इसका बैंक में अकाउंट है, ठीक है। इसके अकाउंट में है 1,00,000 रुपए। कितने हैं? 1,00,000 रुपए हैं। ओहो, इसको जरूरत पड़ गई 1,50,000 की। ये कह रहा अब क्या करूं, 1,50,000 चाहिए, सिर्फ 1,00,000 है मेरे पास। बैंक को बोला कुछ ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे को 50,000 उधारी में दे दे। बैंक कहता ठीक है। अकाउंट में इसके कितने थे? 1,00,000। लेकिन बैंक ने जो इसको एक्स्ट्रा 50,000 दिए, मतलब जितने आपके अकाउंट में हैं उससे जो ज़्यादा आपको बैंक देता है ना, वो क्या? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आप ओवर वर्ड से याद रख सकते हो कि आपके अकाउंट में कम था लेकिन बैंक ने आपको उससे ओवर दिया है, उससे ज़्यादा आपको क्रेडिट दिया है, तो वो क्या है? ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स। अब डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल को भी एग्जांपल से समझते हैं। चलिए अब समझते हैं डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल। ये एक पर्सन है, ये शॉपकीपर। ये कौन है? शॉपकीपर, एक दुकानदार है। ये इसका कस्टमर है। कौन है? कस्टमर है। इसने इसको गुड्स दे दिए। क्या दे दिए? गुड्स दिए 50,000 के, 50,000 के गुड्स दिए। ये बोला सुनिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। इसने इसको क्या करा? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, उस पर साइन कर दिए, कहा कि ये आप रखिए, मैं 2 मंथ के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स कहता मैं आपको आपके 50,000 पक्का दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। इसलिए इसने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। लेकिन अब क्या हो गया? एक मुसीबत अब इसके ऊपर पड़ गई। इसको अर्जेंटली 50,000 चाहिए, लेकिन कस्टमर तो इसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ा के चला गया कि अभी मैं आपको नहीं दे सकता, मैं 2 मंथ बाद दूंगा। लेकिन इसको अभी ज़रूरत पड़ गई, तो ऐसे केस में अब ये क्या करे? गया बैंक के पास। ये कहाँ गया? बैंक के पास गया। बैंक को बोला कि ये लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज, एक काम करिए मुझे 50,000 चाहिए, आप उस बिल को कर दीजिए डिस्काउंट। कहता ये लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज, मुझे अभी 50,000 दे दीजिए, बाद में ये जो है दे ही देगा, पैसे लौटा ही देगा, लेकिन मुझे कहता अभी 50,000 चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे को दे दीजिए। तो बैंक अब इसको डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल क्यों बोलते हैं? डिस्काउंटिंग क्यों बोलते हैं? अब देखना, थे कितने? 50,000, लेकिन बैंक ने इसको रिटर्न कितने करे? 48,000। बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का था? 50,000 का, लेकिन बैंक ने उसको डिस्काउंट करके दिया, इसलिए इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल। बैंक उसको 50,000 पूरे नहीं दे रहा, बैंक इसको 48,000 दे रहा है। क्यों? बाकी के 1,000 या फिर 2,000 क्यों काटे गए? वो बैंक ने अपना भी तो कमीशन, अपना भी तो चार्ज काटना है ना। लेकिन इसको यहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो इसको 2,000 का नुकसान हो गया, लेकिन अब बिपता का बड़ा बंदा क्या करे? ये कहता 2,000 कटे तो कटे, मुझे इस वक्त ज़रूरत थी, मुझे पैसे मिल गए ना, बस बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेक फैसिलिटी। चेक अब सबको पता ही है कि क्या होता है ना। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं, बेरर चेक और क्रॉस्ड चेक। बेरर चेक वो चेक होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना इस पर्सन ने चेक दिया, ठीक है, वो गलती से मेरे हाथ से गिर गया, पता ही नहीं चला मुझसे कहाँ मिसप्लेस होगा, कहाँ गिर गया, और वो मान लो हाथ आ गया इस पर्सन के। क्या अब ये अगर बैंक में जाता है तो बैंक उसको वो चेक में जितनी में अमाउंट लिखी है देगा? बिल्कुल देगा। यही तो बेरर चेक का एक बहुत बड़ा डीमेरिट है, ठीक है, कि कोई भी जाकर के वो पैसा निकलवा सकता है। लेकिन क्रॉस्ड चेक, अगर ये क्रॉस्ड चेक होता तो क्या ये पर्सन फिर वो जो मेरे से जो चेक गिर गया था बैंक में ले जाके पैसा निकलवा पाता? बिल्कुल भी नहीं। क्रॉस्ड चेक में जिसका नाम लिखा होता है बस वही पर्सन क्या है? बैंक में जाकर पैसा निकलवा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड क्या है? इसका बैंक में अकाउंट है, इसने बैंक को बोला कि प्लीज़ इसके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे। बैंक ने क्या करा? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिया। तो बैंक हमें ये भी फैसिलिटी देती है, दैट इज रेमिटेंस ऑफ फंड, कि आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे क्या हुआ? ये उसके घर में जाने से बच गया कैश लेकर।
नेक्स्ट क्या है, अलाइड सर्विसेज, मतलब मिसलेनियस सर्विसेज। और कौन कौन से सर्विसेज है जो बैंक हमें देते हैं? आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, ज्वेलरी होती है, वो आप क्या करते हो, बैंक आपको लॉकर देता है ना कि लॉकर में रख लीजिए, तो ये क्या है, एक मिसलेनियस सर्विस है। एक और सर्विसेज है जो बैंक आपको देते हैं, लाइक लॉकर फैसिलिटीज़। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में भी ट्रेड करते हो तो उसके रिगार्डिंग भी बैंक आपको सर्विसेज देते हैं। आप अपने बिल पे करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी बैंक सर्विसेज देती हैं। तो ये क्या है, अनदर मिसलेनियस सर्विसेज हैं जो बैंक्स क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फ्री में नहीं करते। ये भी याद रखना, आपको पता ही होगा कि फ्री में नहीं। इन सर्विसेज के भी हर एक बैंक का अपना अपना है, कोई कितना चार्ज करता है तो कोई कितना, ठीक है। तो ऑल दिस आर अबाउट बैंकिंग। आई होप आपको बैंकिंग के बारे में अच्छे से क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना प्लीज़, और हाँ, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए। ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अपकमिंग वीडियो में बात करते हैं ई बैंकिंग के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।